इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले बच्चे को ये मालूम होना चाहिए ना, इनकम टैक्स एक्ट कब का है जी? इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का। ये तो सबसे पहले एक्ट कब का है? 1961 का। सबसे पहले हम लोग टैक्स का मीनिंग समझेंगे, फिर टाइप ऑफ टैक्स समझेंगे, उसके बाद हम लोग और भी छोटा छोटा मीनिंग, जैसे असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, आपको एसएससी किसको कहते हैं, ये सब छोटा छोटा जानकारी पहले हम लोग लेंगे, फिर आगे बढ़। सबसे पहले टैक्स। टैक्स क्या हो गया? टैक्स इज अ लीगल पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स क्या हो गया बोलो? लीगल पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स जो है हमारा, टैक्स और फी में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। हम लोग टैक्स देते हैं, क्या आप सब टैक्स देते हैं? बताइए, क्या आप सब टैक्स देते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। हम लोग सब लोग क्या करते हैं बोलो? टैक्स देते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हो, अभी क्या देते हो बोलो? इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हो, ये सब में आपको जीएसटी चार्ज हो जाता है। तो टैक्स, और जैसे लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आपको लाइसेंस फी लग जाता है। टैक्स और फी में क्या अंतर, समझेंगे इस बात को। आप जब गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करते हो तो क्या गवर्नमेंट आपके लिए स्पेशली कुछ करती है क्या? क्या कोई टैक्स का पेमेंट करता है तो उसके घर के सामने अच्छा सड़क बन जाता है क्या उस पैसे से? ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो पूरे देश के डेवलपमेंट में कहीं भी कर सकती है। लेकिन जब आप किसी डिपार्टमेंट में जैसे पासपोर्ट फी देते हो, या जैसे आप लाइसेंस फी देते हो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो वो डिपार्टमेंट उस पैसे का यूज करता है आपका लाइसेंस बनाने में। तो फी में क्या होता है कि आप जब फी का पेमेंट करते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके लिए काम करता है, स्पेशली आपके लिए काम करता है, आपका लाइसेंस आपको बना के देता है। टैक्स में ऐसा नहीं होता है। टैक्स आप जो पेमेंट करते हो उसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेशली आपके लिए कुछ नहीं करता। अब जैसे इंडिया में सबसे बड़ा टैक्स पेयर में से अंबानी होंगे, क्या सारा डेवलपमेंट अंबानी के घर के सामने ही है? सारा हाईवे पुल क्या अंबानी के घर के सामने ही है? नहीं, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट होता है। तो टैक्स और फी, लाइसेंस फी वगैरह हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को फी पे करते हैं। तो दोनों का अंतर समझना जरूरी है। तो लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट क्या होता है, आपके लिए काम करता है। आपको पासपोर्ट बनाना है, आप पासपोर्ट के लिए चार्ज देते हो, तो आपके लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है, आपका पासपोर्ट आपको बना के देता है ना। ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो जो ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट है ना, वो आपके लिए क्या करता है बोलो? वर्क करता है, आपको लाइसेंस बना के देता है। टैक्स में ऐसा नहीं होता है। ये बात समझ में आया होगा। अब है टाइप ऑफ टैक्स। टैक्स का दो टाइप, कितना टाइप है बोलो? दो टाइप। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या हो गया बोलो? इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है। कैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है? तुम इनकम करोगे, मान लो तुम कल कहीं जॉब करते हो, तुमको सैलरी मिलता है, तो तुमको जो सैलरी मिलेगा तुम उस सैलरी पे क्या दोगे? टैक्स दोगे। तो तुम्हारा जो इनकम हुआ तुम उस पर क्या करोगे? टैक्स। मतलब जिसको इनकम हुआ वही टैक्स के लिए लायबल है, तो डायरेक्ट टैक्स। जिसको इनकम हुआ वही टैक्स के लिए लायबल है, तो क्या हो गया बोलो? डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स जो कलेक्शन किया वही उसी पर टैक्स लगा नहीं। जैसे समझो, रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल समझो। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, जीएसटी किस पर चार्ज हुआ? कस्टमर पर चार्ज हुआ। लेकिन क्या हम लोग जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करते हैं जीएसटी? नहीं। रेस्टोरेंट वाला क्या करता है? कलेक्शन। और उसको क्या करता है बोलो? डिपॉजिट। डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? जो इनकम किया वही जमा किया, वही लायबल है। जैसे तुम्हारा सैलरी, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा प्रॉफिट, उस पर क्या देना पड़ेगा? तुम्ही को टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? लग किसी और पे रहा है और डिपॉजिट के लिए लायबल कोई और है। लग रहा है हम लोग पर, हम लोग जाके डिपॉजिट कर रहे हैं टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। रेस्टोरेंट वाला हम लोग के बिहाफ पे जाके जमा कर रहा है, लग हम लोग पे रहा है। तो चलो हम लोग सीधे स्टडी मटेरियल पे चलेंगे और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का अंतर समझेंगे। तो स्टडी नोट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें आपको इंट्रोडक्शन है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस, ये सब पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी बेसिक चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो टैक्स का मीनिंग हम लोग देखें, एक बार हम लोग बुक से भी देख लेते हैं। इंडिया क्या है? वेलफेयर स्टेट। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। द गवर्नमेंट टेक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोलो? अपने सिटीजन्स का क्या करना बोलो? वेलफेयर करना। जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स। गवर्नमेंट हम लोग के लिए हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, यूनिवर्सिटीज बनाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, रोड, पुल, नहर, ये सब का निर्माण, सोशल सिक्योरिटीज देती है, अदर डेवलपमेंट नीड्स। ये सारा गवर्नमेंट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट ये सारा काम अपने पब्लिक के लिए, अपने सिटीजन के लिए करती है। तो गवर्नमेंट को ये करने के लिए क्या चाहिए बोलो? रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट ये सब चीज कहाँ से करेगा? द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। तो टैक्स क्या है? प्राइमरी सोर्स है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है बोलो? डेवलपमेंट का काम करती है। गवर्नमेंट एक हाथ से टैक्स लेती है और दूसरे हाथ से उस टैक्स को वेलफेयर एक्सपेंडिचर में खर्च करती है। टैक्स हो गया आपका दो टाइप का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम क्या बोले? जिस पर टैक्स लग रहा है वही टैक्स के लिए क्या होगा बोलो? लायबल होगा। मतलब जिसका इनकम उसी को टैक्स डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, डिपॉजिट के लिए भी लायबल होगा। वो क्या हो जाएगा बोलो? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में लग किसी और पे रहा है, जमा कोई और कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट नाम पड़ गया। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा क्या? जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब आएगा किसके अंदर? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो दो टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स ऑफ विच इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। मतलब टैक्स जिस पर लगा भी जिस पर वही क्या करेगा? लायबल भी होगा। जिस पर लगा वही लायबल होगा, डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया बोलो? इनकम टैक्स हो गया। जिस पर लगा वही डिपॉजिट के लिए भी लायबल होगा। और जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का,
तो क्या बोलेगा, ऑन विच इंसिडेंस, लगा किसी और पर, इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन, मतलब लगा किसी और पर और जमा कोई और कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। जैसे हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि पेट्रोल पे 2 टैक्स लगता है, एक लगता है सेंट्रल एक्साइज और स्टेट का वैट लगता है। इसे देखते हो, पेट्रोल डीजल के लिए दोनों गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना महंगा हो गया है, क्या कि सेंट्रल का एक्साइज लगता है और स्टेट का वैट लगता है। सेंट्रल का क्या लगता है बोलो, एक्साइज, और स्टेट का क्या लगता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो पेट्रोल डलवाते समय हम लोग पेट्रोल के पैसा के साथ क्या करते हैं, टैक्स भी जमा करते हैं, और पेट्रोल पंप वाला क्या करता है, वो जाके जमा करता है। पेट्रोल पंप वाले पे क्या लगा, टैक्स लगा, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग पे लगा, कस्टमर पर टैक्स लगा। और डिपॉजिट कौन किया बोलो, जो कलेक्शन किया, कलेक्शन पेट्रोल पंप वाला किया, वो डिपॉजिट के लिए लायबल होगा। और टैक्स लगा किस पे, तो कस्टमर। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो डिफरेंट पर्सन, लगा किसी और पर और लायबल कोई और है डिपॉजिट के लिए। तो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर समझना होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आना चाहिए आप लोग। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस है, तो आप पहला अंतर आप जानते हो क्या, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस लगा भी सेम पर्सन पर और लायबल भी वही है, डायरेक्ट टैक्स, सेम पर्सन। इंसिडेंस और इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस मतलब हुआ लगना, इम्पैक्ट फॉल मतलब जो सिंपल लायबल है, जो टैक्स के लिए कौन लायबल है। कल तुम मान लो बिजनेस करोगे, तुमको इनकम होगा, तो उस पर तुम टैक्स देने के लिए लायबल रहोगे, तो तुम्ही को इनकम हुआ, तुम ही लायबल हुए, इंसिडेंस भी तुम्ही पर हुआ और इम्पैक्ट भी फुल तुम्ही पे पड़ा, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया बोलो, इंसिडेंस और इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। बार बार एग्जांपल दे, रेस्टोरेंट वाला, पेट्रोल पंप वाला, इंसिडेंट लगा हम लोग पर, है ना, और लायबल कोई और हो रहा है। एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस, दिस इज पिंच द टैक्स पेयर। मतलब एसएससी अब वर्ड आ गया, एसएससी किसको कहते हैं, एसएससी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन चलो आ गया तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जिसके टैक्स का असेसमेंट हो रहा है वही क्या है बोलो, एसएससी। जिसके टैक्स का क्या हो रहा है बोलो, असेसमेंट, मतलब कैलकुलेशन। मान लो तुम 2021 में जॉब किए हो, तो तुमको क्या मिला है बोलो, सैलरी। तुम मिस्टर ए हो। 21-22 में तुम्हारे इस सैलरी पर, तुम्हारे सैलरी का टोटल कैलकुलेशन होगा और उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम जो है 2021 में इनकम किए और तुम्हारे टैक्स का असेसमेंट कब हो रहा है बोलो, 21-22 में। ध्यान देना बाबू, 2021 में तुम क्या किए बोलो, जॉब किए, तुमको क्या मिला बोलो, सैलरी मिला। उस पर टैक्स का असेसमेंट कब होगा बोलो, 21-22 में। तो यहाँ मिस्टर ए के इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है। बताओ मिस्टर ए कौन हो गया, एसएससी हो गया। कौन हो गया बोलो बाबू, एसएससी। मान लो मिस्टर बी का हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब घर है, घर किराए पे लगाए हुए हैं वो, उनको क्या आ रहा है बोलो, रेंट आ रहा है, 20-21 में रेंट आया है। उसके इनकम का कैलकुलेशन कब होगा बोलो, 21-22 में। यहाँ पे इनकम का कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है बोलो, मिस्टर बी के लिए। मिस्टर बी कौन हो गया बोलो, एसएससी। एसएससी कौन हो गया बोलो, जिसके टैक्स का असेसमेंट हो रहा है। असेसमेंट माने कैलकुलेशन हो रहा है, कंप्यूटेशन हो रहा है। जिसके टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है, जिसके टैक्स का कंप्यूटेशन हो रहा है, वही कौन हो गया बोलो, एसएससी हो गया। एसएससी कौन है, समझ में आया है, रिप्लाई करो जी। यस सर। जी सर। यस सर। जिसके टैक्स का असेसमेंट हो रहा है वो कौन हो गया आपका, एसएससी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज, 2 चीज जान ही लो, असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं और फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर,
जिस साल आपके टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है, इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है, आपका टैक्स लायबिलिटी निकाला जा रहा है, जैसे 2021 के 2021, 2020 और 2021 जो ये जो आप इनकम किए, 2021 में जो आप इनकम किए उसका कैलकुलेशन कब होगा? 21, 22 में। ये हो जाएगा असेसमेंट ईयर, जब आपके इनकम का क्या होगा? एसेस होगा, जब आपके इनकम का कंप्यूटेशन होगा। तो जिस साल कंप्यूटेशन होगा वो क्या होगा बोलो? असेसमेंट ईयर। और जिस साल के इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर, या उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं बोलो? बोलो इस एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर कौन है? 2021। बोलो हाँ या ना? 2021। और असेसमेंट ईयर कौन हो गया बोलो? 21, 22। और एसएससी कौन हो गया? मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी के इनकम का कंप्यूटेशन हो रहा है। क्या ये समझ में आया है जी? बोलिए। यस सर। जी सर। जो ही शिल्पी, अंकित, सब लोग रिप्लाई करो जी। यस सर। एसएससी किसको बोलेंगे बोलो? जिसके इनकम का क्या हो रहा है बोलो? कंप्यूटेशन हो रहा है, जिसका टैक्स लायबिलिटी निकाला जा रहा है, वो कौन हो गया? एसएससी। ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ईयर किसको कहेंगे बोलो? जिस साल उसका इनकम का कैलकुलेशन, टैक्स का लायबिलिटी निकाला जा रहा है, जिस साल निकाला जा रहा है वो क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। और जिस साल इनकम आप अर्न की हो वो आपका क्या हो जाएगा बोलो? प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ये सब पे और भी आगे चर्चा होगा, परेशानी। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस, एसएससी को खुद बियर करना पड़ता है। जैसे तुम 2021 में बिजनेस किए, बिजनेस से तुमको प्रॉफिट हुआ, तुम मिस्टर ए, तुम एसएससी हो, तुम्ही को इस इनकम पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बोलो वो? एसएससी, जब एसएससी को खुद बियर करना पड़ेगा तो डायरेक्ट टैक्स होगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स इज रिकवर फ्रॉम द एसएससी सच पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे अब जैसे समझो, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वाला एग्जांपल समझो। रेस्टोरेंट वाला क्या करता है? यहाँ पे एसएससी कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में एसएससी है रेस्टोरेंट का जो ओनर है। वो क्या करता है? अपना वर्डन, टैक्स किस पर लगा? एक्चुअली टैक्स लगा रेस्टोरेंट पर, लेकिन वो अपना वर्डन शिफ्ट कर दिया किस पर? कस्टमर। और कस्टमर से कलेक्ट करके किसको डिपॉजिट किया बोलो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया। तो टैक्स इज रिकवर फ्रॉम द एसएससी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। वो अपना बर्डन क्या किया बोलो? किसी और पर्सन पर पास कर दिया। जीएसटी रेस्टोरेंट पर लगता है, लेकिन रेस्टोरेंट वाला ही उस पर लायबल है क्या? डिपॉजिट के लिए लायबल है। वो क्या किया? अपना बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कस्टमर को बियर करना पड़ता है। एसएससी रेस्टोरेंट वाला है, लेकिन क्या हुआ? वो अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया, कस्टमर से कलेक्शन करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा किया। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है बोलो? इनकम पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। जैसे जीएसटी किस पर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स का सप्लाई किया जाता है, सर्विसेज का सप्लाई किया जाता है, तो क्या लगता है बोलो? जीएसटी लगता है। ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया आपको कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, जबकि इसके अंदर एग्जांपल क्या हो गया? इनकम टैक्स। अब दो वर्ड आएगा बात, प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर। ध्यान से समझो। इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा क्या लगेगा बोलो? टैक्स। जैसे अभी आपको स्लैब रेट मालूम नहीं है, 2.5 लाख तक के इनकम पर टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आपको 5% लगता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच आपको 20% लगता है। ठीक है ना। उसके बाद 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट से लग जाता है? 30% से लग जाता है।
तो जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा बोलो, टैक्स देना, टैक्स लायबिलिटी आपका बनेगा। ये क्या हो गया बोलो, प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या हुआ बोलो, हाई टैक्स लेवी ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा रेट से क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। क्या होता है बोलो, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ऑल पर्सन विल बियर इक्वल वर्थ ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम बाय देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। इनडायरेक्ट टैक्स में एबिलिटी नहीं देखा जाता। पेट्रोल डलवाने के लिए कोई भी जाएगा, एक गरीब आदमी भी जाएगा तो उसको भी पेट्रोल उतने का ही पड़ेगा जितना है ना, जितना अमीर आदमी को होगा। ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल पे अमीर आदमी से ज्यादा लिया जा रहा है टैक्स। तो ये क्या हो गया, रिग्रेसिव इन नेचर। रेस्टोरेंट में कोई खाने जाएगा, मान लो रेस्टोरेंट में टैक्स लग रहा है आपको 5% से 2.5% CGST, 2.5% SGST। पढ़ेंगे जब GST तो वहां और ये आइडिया होगा। कोई भी उस रेस्टोरेंट में खाने जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा बोलो सर, कोई इनकम देख के तो रेस्टोरेंट वाला टैक्स लेता नहीं है। ये रिग्रेसिव इन नेचर, ध्यान देना। एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, रिग्रेसिव। ध्यान दो, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है बोलो, रिग्रेसिव। और डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है बोलो, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नेचर में हुआ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हुआ रिग्रेसिव नेचर। तो अब यहाँ पे थोड़ा और इसके अंदर थ्योरी हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जैसे इनकम टैक्स है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे पता चला कि इनकम पर टैक्स लगाना। तो एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में हर आइटम के लिए क्या दिया हुआ है, एंट्री नंबर। जैसे देखा होगा, देखो यहाँ पे यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स। यही एंट्री नंबर क्या दिया आपको, पावर दिया कि आप इंपोज कर सकते हो। क्या इंपोज कर सकते हो, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। इसलिए इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पर नहीं लगता। ऐसे एग्रीकल्चर जो इनकम है वो सब्जेक्ट मैटर है स्टेट का। इसका सब्जेक्ट मैटर है बोलो। इसको समझने से पहले आप लोग पहले एक चीज देखो, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है, 444 आपको दिया हुआ है आर्टिकल और 12 शेड्यूल है। The constitutional validity of tax, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 जो है वो बोला है, कंस्टिट्यूशन लेड डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवी और कलेक्शन एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप टैक्स, कोई भी गवर्नमेंट अगर टैक्स का कलेक्शन करना चाहता है उसके लिए उसको पहले लॉ बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 265 ये बताया है कि आप बिना लॉ बनाए हुए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, बिना कानून बनाए किसी भी तरह का टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकते। इसे देखो, इनकम टैक्स के लिए क्या बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी के लिए क्या बना हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, है ना। तो हर टैक्स के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं बोलो, आप किसी भी तरह के सोर्सेज पे, इनकम पे या सप्लाई पर क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 265 ये बात बोला, क्या बोला, नो टैक्स शैल बी लेवी। आप टैक्स लगा भी नहीं सकते हो, कलेक्शन भी नहीं कर सकते हो जब तक आप उसके लिए क्या नहीं बनाए हो, लॉ नहीं बनाए। और आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7 डिवाइडेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी बाबू, 3 कैटेगरी बनाया गया है किसमें, आर्टिकल 246 के अंदर। 3 कैटेगरी कौन कौन है, पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। पहला क्या है, यूनियन लिस्ट।
दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन आएगा? यूनियन लिस्ट में वो आइटम आएगा जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। जिस पर लॉ कौन लाएगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स होंगे उस पर लॉ कौन बनाएगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कस्टम, आप विदेश से कोई भी सामान खरीदते हो, बेचते हो, उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, उस पर कौन लॉ बनाएगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इनकम पर टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके, ये किसके अंदर आएगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या हो गया? बोलो, यूनियन लिस्ट के। अब आ गया स्टेट लिस्ट, जिस पर स्टेट बना दे वो सारा आइटम, जिस पर कौन बनाएगा लॉ? स्टेट बनाएगा, नाम ही स्टेट लिस्ट। इसमें क्या आएगा सर? अल्कोहल, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वाइन वगैरह जो है, इस पर जो हमारा स्टेट का ही वैट लगता है और स्टेट का ही एक्साइज लगता है। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो शराब है, वाइन है, उस पर स्टेट का ही एक्साइज लगता है, स्टेट का ही वैट लगता है। इसलिए वाइन जो है वो कभी भी नहीं आ सकता है किसके अंदर? जीएसटी के अंदर। उस पर स्टेट का ही लॉ लगेगा। तो स्टेट लिस्ट यानी ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर जब हो उस सब्जेक्ट मैटर पे, उस लिस्ट पर कानून बनाने का स्टेट लिस्ट। अब कंकरेंट क्या हो गया? जब दोनों मिलके, स्टेट और सेंट्रल जब दोनों मिलके क्या बनाएगा? बोलो, एक कानून बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? बोलो, कंकरेंट लिस्ट। जैसे जीएसटी दोनों मिलके बनाएगा, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। जीएसटी किस में आ जाएगा? बोलो, कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन सा लिस्ट? बोलो, कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट कौन से आर्टिकल में डिवाइड किया गया? बोलो, 246। और 265 आर्टिकल में क्या बोला गया? बोलो, 265 आर्टिकल में ये बोला गया कि आप किसी भी तरह के का टैक्स लगाना चाहते हो, टैक्स का कलेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, लॉ बनाना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 265 ये बात बोला। आर्टिकल 246 बोला हमारा, जो डिवाइड किया 3 लिस्ट में। ये सब चीजें आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो इनकम टैक्स इस लिस्ट में है। बोलो, यूनियन लिस्ट किस लिस्ट में है? बोलो, इसका एंट्री नंबर कितना है? 82। ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है बाबू, एंट्री नंबर 82। एग्जाम में पूछे ना पूछे, आपको ये मालूम होना चाहिए। इनकम टैक्स जो है हमारा, उसका एंट्री नंबर 82 है और वो यूनियन लिस्ट में आता है। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाओ फिर हम लोग का स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 है, जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स की बात करता है। एग्रीकल्चर इनकम पर अगर टैक्स लगाना हो तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है? नहीं। कौन लगाएगा? बोलो, स्टेट लगाएगा। एंट्री नंबर 46 में स्टेट के पास पावर है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर क्या लगा सकता है? बोलो, टैक्स लगा सकता है। तो इनकम टैक्स किस एंट्री नंबर में आएगा? बोलो, एंट्री नंबर 82 में आएगा। अब एक बार एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लो कि टैक्स लॉ के अंदर सबसे सुपीरियर कौन हुआ। तो इनकम टैक्स के अंदर जो है सबसे सुपीरियर कौन हुआ? बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर का तो सबसे टॉप हुआ। उसके बाद आता है कौन डिपार्टमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज में सबसे ऊपर कौन हुआ? बोलो बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री जो है वो हो गया सबसे ऊपर। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 2 देखे। पहला क्या हो गया? बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या हो गया? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो गया सीबीआईसी, सीबीडीटी और सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन डिपार्टमेंट हो गया? बोलो, सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट जीएसटी वगैरह, कस्टम वगैरह के लिए कौन हो गया? बोलो, सीबीआईसी। पहले नाम था इसका इनडायरेक्ट टैक्स वाले का सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीईसी, ठीक है ना। लेकिन इधर नाम बदल गया, उसका नाम हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं
जो आपको मालूम होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम या सोर्सेस। इंडिया में इनकम के सोर्सेस को 5 हेड में बांटा गया। कितना हेड में? 5 हेड। हम लोग जो इनकम करते हैं इंडिया में, जितना भी तरीके से करते होंगे, उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है बोलो? 5। सबसे पहला है सैलरी। सबसे पहला क्या है बोलो बाबू? सैलरी। 5 हेड है, इसमें सबसे पहला सैलरी है, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15। जिसका चार्जिंग सेक्शन क्या हो गया बोलो बाबू? सेक्शन 15। तो सैलरी सबसे पहला हेड। चार्जिंग सेक्शन क्या हो गया बोलो? सेक्शन 15। क्योंकि एक्ट है तो एक्ट में क्या आएगा बोलो? सेक्शन आएगा, सब सेक्शन आएगा, क्लाउज आएगा, सब क्लाउज आएगा, ये सब चीजें भी बताया जाएगा। दूसरा हेड ऑफ इनकम है आपका हाउस प्रॉपर्टी, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। दूसरा हेड कौन है बोलो बाबू? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। पहले थोड़ा सा सैलरी का बात और कर लेते हैं। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कितना हो गया बोलो? सेक्शन 15 हो गया। सैलरी जान ही रहे हो, इतना सारा आदमी एम्प्लॉयमेंट में है। कोई भारत सरकार के अंदर जॉब कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट कंपनी में, कोई प्राइवेट कंपनी में, कोई पब्लिक कंपनी में, या कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर जॉब कर रहा है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में जॉब कर रहा है। इतना सारा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर जो पेमेंट दिया जाता है वो पेमेंट सैलरी है, और वो सैलरी वो हमारा सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ये पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाबू। तो सैलरी समझ ही रहे हो। दूसरा हो गया हाउस प्रॉपर्टी, माने रेंटल इनकम। कौन सा इनकम बोलो? इतना सारा शहर और इतना सारा मकान, और सब मकान लगभग किस पर लगा हुआ है? किराए पे। किराया आ रहा है लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को, तो उनको इससे इनकम हुआ। तो इसके लिए अलग हेड बन गया क्या? हाउस प्रॉपर्टी, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। तीसरा है पीजीबीपी। क्या है बोलो बाबू? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 इसका चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 इसका चार्जिंग सेक्शन। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इंडिया में बहुत सारा आदमी क्या करता है बोलो? बिजनेस करता है। आप देखते हो मेडिकल शॉप है, किराना स्टोर है, कंपनी भी बिजनेस करती है, पार्टनरशिप में भी बिजनेस किया जाता है। इतना सारा बिजनेसेस हो गया। प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोले हुए है, एक चार्टर अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी अपना फर्म खोले हुए है। ये सब क्या कर रहा है? प्रोफेशन। एक लॉयर अपना फर्म खोले हुए है, ये क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया। तो इंडिया में जो है इसका कई तरह के बिजनेस है, कई तरह के प्रोफेशन है। वो सब बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम आता है वो किस हेड में टैक्सेबल होगा बोल बाबू? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। उसके बाद जो हमारा चौथा हेड है वो है कैपिटल गेन। क्या है बोल बाबू? कैपिटल गेन, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। सेक्शन 45। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स बेचने से जो इनकम होगा वो क्या होगा बोलो? कैपिटल गेन में टैक्स होगा। कोई अपना है ना मकान बेचा, ज्वेलरी बेचा,
कोई अपना शेयर बेचा, उससे जो इनकम होगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में, जिसका चार्जिंग सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हेड है बाबू, सारा हेड ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स बेचने से जो इनकम होगा कैपिटल। उसके बाद आ गया अदर सोर्स, जो इनकम कहीं टैक्सेबल नहीं हुआ वो अदर सोर्स में होगा, जिसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56। सेक्शन 56। ये 5 हेड, इनकम का कितना हेड बोलो? 5 हेड। पांचवा कौन लिखे बोलो? अदर सोर्स। अदर सोर्स का सेक्शन क्या लिखे? चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 56। इसमें क्या आता है जो 5 हेड में नहीं आया, जो इनकम 5 हेड में नहीं आया? जैसे तुमको लॉटरी लग गया, ये क्या सैलरी है? लॉटरी लगना क्या हाउस प्रॉपर्टी? क्या पीजीबीपी है? क्या कोई एसेट्स बेच के आया? नहीं, लॉटरी लग गया। ये कहां जाएगा बोलो? आपका अदर सोर्स में चला जाएगा, है ना? आपका लॉटरी लग गया, या आप फिक्स डिपॉजिट किए हुए हो, आपको उससे इंटरेस्ट आया है, वो इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा बोलो? अदर सोर्स में। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, पुणे में घोड़ा का दौर होता है, उस पर क्या लगाया जाता है? घोड़ा पे पैसा लगाया जाता है ना? रेस फिल्म में देखे होगे, तो बहुत सारा फिल्म में आता है। वहां पे क्या, वहां से आप अगर आपका हॉर्स जीतता है, आपको पैसा मिलता है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा बोलो? अदर सोर्स। जो इनकम 5 हेड में नहीं हुआ वो कहाँ होगा बोलो? अदर सोर्स। ये इनकम के इंडिया में 5 हेड। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन बोलो? सेक्शन 15। तो 15 से लेके 21 तक किस में आएगा बोलो? सैलरी में। सेक्शन 15 से लेके 21 सेक्शन तक किस में आएगा बोलो? सैलरी में। समझ रहे हो बात? और हाउस प्रॉपर्टी कौन सा सेक्शन में चालू हो जाएगा बोलो? 22 में। 22 से 27 तक किस में चला जाएगा बोलो बाबू? हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। उसके बाद पीजीबीपी, जिसका चार्जिंग सेक्शन कहां से है? सेक्शन 28 से। सेक्शन 28 से 44 कहां जाएगा बोलो? पीजीबीपी में। पीजीबीपी में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद अदर सोर्स, सॉरी, कैपिटल गेन में सेक्शन 45 से कितना तक बोलो? 55 तक। और फिर से आपका क्या हो जाएगा बोलो? सेक्शन 56 अदर सोर्स के। तो इनकम के कितना हेड? 5 हेड। क्या ये बातें समझ में आई है? रिप्लाई कीजिए। यस सर। जो ही शिल्पी हर बार रिप्लाई करूंगा। जो ही शिल्पी, रोशन कुमार गुप्ता रिप्लाई कीजिए। यस सर। यस सर। हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के 5 हेड होंगे। क्या हम लोग सर जो टॉपिक शुरू करेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन रहा, हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको बताया जाएगा वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस जो कल से टॉपिक शुरू होगा आपका। रेसिडेंशियल स्टेटस में मेन रूप से 3 सेक्शन है, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9। सेक्शन 6 पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है। तो कौन इंडिया में रेसिडेंट है, कौन इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, इसके विषय में हम लोग आगे के क्लासेस में समझेंगे। सेक्शन 5 में पढ़ेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किस इनकम पर किसको टैक्स लगता है, किसको नहीं लगता है। और सेक्शन 9 पढ़ेंगे डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, कौन सा इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है। तो जब पढ़ोगे ना तो चीजें समझ में आएगी। तो हम लोग 5 हेड पहले नहीं शुरू करेंगे, मैंने पहला हेड सैलरी शुरू नहीं करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, क्योंकि उसका नॉलेज होना चाहिए स्टार्टिंग में। सेकेंड चैप्टर में वही है। तो अभी हम पहला चैप्टर आपको पूरा नहीं बताए, ध्यान समझिएगा, वो बाद में हो, हम अपने सिस्टम से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो शुरू करेंगे वो आपके स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 2 है, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस जब खत्म होगा तो हेड शुरू करेंगे। तो क्या हेड में सबसे पहले सैलरी शुरू करेंगे? नहीं, पहले हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद हो सकता है हम पीजीबीपी पढ़ा दें या कैपिटल गेन पढ़ा देंगे। सबसे पहला कौन पढ़ाएंगे बोलो बाबू? हाउस प्रॉपर्टी। तब आपको हो सकता है कि आपको पीजीबीपी बता दें, उसके बाद कैपिटल गेन बता दें, उसके बाद अदर सोर्स बता दें, उसके बाद सैलरी बता दें। इस तरीके से हम लोग चलेंगे।